भैया स्कैम हो गया आज तो सी में हमारे पास में, बाप रे बाप, पहले नहीं याद दिला सकते हो। सी और सी पे अब ओ एच और कहाँ पे आ सकता है भाई? एक ओ एच यहाँ पे आएगा, डिफरेंट है, और एक ओ एच कहाँ पे आएगा? सी, ठीक है, और सी, और एक ओ एच इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ईथर के केस में हमारे पास में क्या हो जाएगा गाइस? तो ईथर विल बी, ठीक है, ईथर विल बी जस्ट लाइक, एक तरफ मिथाइल और ओ और 3 कार्बन, 1 2 3, एक तरफ मिथाइल और ओ, कोई भी एक एक जो है ना अपने लिए बेस बना लो सिस्टमैटिकली चेंज करने के लिए। तो मैंने मिथाइल एक तरफ रख के मैं कितने बना सकता हूं वो सब मैंने बना दिए, और कुछ नहीं हो सकता है इसमें। अब 2 कार्बन इथाइल रख के मैं क्या कर सकता हूं? 2 ही रख सकता हूं, और कोई केस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आई थिंक इतने ही हो सकते हैं इसमें। अच्छा, और C2H4O, DU बन रहा है। हाँ, DU जो है वो इसके लिए कितना है? 1 है। बाप रे बाप, DU इसके लिए जो है वो 1 है, और इस 1 DU पे हमारे पास में क्या है भाई? एक तो सबसे पहले रिंग है और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड में हमारे पास में, ठीक है, एक केस ये पॉसिबल है, देखो सी, तो वैसे रखो इसको, इसके बाद में इस पे O अटैच कर दो। देयर इज वन केस कि यहां पे डबल बॉन्ड आ जाए, OH, और देयर इज वन केस सी, यहां पे डबल बॉन्ड O आ जाए। डबल बॉन्ड आ गया। अब जस्ट एक FYI इंफॉर्मेशन है तुम्हारे लिए, दिस स्पीशीज दैट इज इनॉल्स आर एक्चुअली वेरी अनस्टेबल। इनॉल्स आर वेरी अनस्टेबल। तो हम नॉर्मली ऐसे स्ट्रक्चर्स को इग्नोर करते हैं ड्रॉ करना, एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, ठीक है, जो क्या है तुम्हें अभी इसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा फैक्ट जैसे देखो यहां पे लिख रहा हूं कि जेम डायोल्स, ठीक है, एंड इनॉल्स आर वेरी अनस्टेबल, आर वेरी अनस्टेबल। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखवाता हूं, मैं लिखवाता हूं नेक्स्ट पेज पे क्या है जेम डायोल्स। अच्छा, और रिंग के लिए मेरे पास में क्या ऑप्शन है भाई? रिंग के मेरे पास में एक ही ऑप्शन है, सी, एक ही epoxy का ऑप्शन है। और इपॉक्सी ऐसे लगा दो। कमिंग टू नेक्स्ट पेज, सुनो, नेक्स्ट क्या था भाई? C8H10। यस तो C8H10 का DU 4 4, और C8H10 के स्ट्रक्चर्स पे 4 DU पे सबसे पहले तो बेंजीन बना लो, और इस बेंजीन के ऊपर, गॉड क्या स्टाइलस मेरा हो गया है यार, कभी कभी ठीक काम करता है, कभी कभी खराब हो जाता है। C8H10 पे सबसे पहले DU4 है, तो रिंग बना दिया। मेरे पास कितने कार्बन बचे रिंग के अलावा? 2 कार्बन बचे। तो पहला काम शुरू होता है भाई, इथाइल। गधों टाइप ऐसा कुछ काम मत शुरू कर देना बे, इथाइल को जो है वो यहाँ यहाँ घुमा घुमा के लगा रहे हैं, प्लीज, ठीक है, ऐसा कुछ मत शुरू कर देना, इथाइल का एक ही बन जाएगा। अच्छा, अब मेरे पास में क्या ऑप्शंस हैं? 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल जब मैं लगाऊंगा तो एक स्ट्रक्चर सबसे पहला हम लोग बना लेते हैं शौनक वाला, ये सही है। नहीं सर, हाँ मतलब ये तो शौनक वाला है ना, एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाला। सर सजाए मौत। पेंटावैलेंट कार्बन। हाँ, पेंटावेलेंट कार्बन।
और इसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं दो मिथाइल रहेंगे तो दोनों अलग अलग रहेंगे। तो एक ऐसे डाई सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में एक फिक्स पैटर्न में होता है, ऐसे और ऐसे। और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है भाई? बाय द वे, इसका नाम, कॉमन नेम जानते हैं भाई? जैसे इसका इथाइल बेंजीन है, वैसे इसका क्या कॉमन नेम नहीं जानते हो? अच्छा, अगर एक CH3 होता तो नाम क्या होता? इसका ज़ाइलीन होता है ना? टोलुइन। इसका क्या है? इसका है ज़ाइलीन। ओ ज़ाइलीन। दिस इज ओज़ाइलीन, ठीक है, मेटाज़ाइलीन, पैराज़ाइलीन। ठीक है। और C7H8O, ठीक है, अगेन DU कितना है इसका? 4 है सर। 4। हाँ मैं, हाँ, ये तो अब 4 DU में मेरे पास में सबसे पहले तुमने कार्बन बना लिया, बेंजीन, और अब बेंजीन के ऊपर डेरिवेटिव खेलने के तरीके हैं। बताओ कितने कार्बन बच गए तुम्हारे पास में? बेंजीन प्लस तुम्हारे पास क्या क्या बचा बताओ? एक कार्बन और एक सर ऑक्सीजन। DO3 होगा ना? DU3 है इसका। हाँ सर, 14 - 8 6 होता है by 2 3। सर 16 - 8/2। 16 minus 8. अच्छा C7, ओके, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, +2 करना भूल गया। C+O हो गया मेरे पास में। अच्छा, अब इस C+O के गेम में, ठीक है, पहले इसमें देखो केसेस बनाते हैं जब दोनों अलग अलग हो। तो अलग अलग हो तो मेरे पास में क्या बन जाएगा? दिस विल बी, ठीक है, बेंजीन OH CH3 ऑर्थो मेटा पैरा। सही क्रेसॉल है ना? हाँ, दिस इज एक्चुअली क्रिसॉल। ठीक है। सर एक OCH3 वाला केस भी रहेगा। हाँ, अब दोनों साथ साथ में मेरे पास में फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है बताओ? बेंजीन और C पहले, CH2 और OH एक केस, और बेंजीन O पहले और CH3, एनीसोल। जानते हो ना एनीसोल? नाम सुना होगा। हाँ सर। ओके। लास्ट स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना लिया था गाइस, आई थिंक उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, साइक्लिक कंपाउंड ऑफ P जो है, जो तुम्हें होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, क्या था भाई? अ साइक्लिक कंपाउंड P, a cyclic compound P contains 18 1-degree hydrogen, 18 1-degree hydrogens, 18 1-degree hydrogens हैं, ठीक है, and only 2 types of carbon, and only 2 types of carbon। इसका मुझे स्ट्रक्चर भेजा कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नहीं भेजा। मतलब एक तो क्या है कि भाई थोड़ा सा लैक ऑफ एंथुसियाज्म तो मानना पड़ेगा तुम सबने। एक कंपाउंड गैस करके भेजना तो बनता था भाई। खैर, इसके एक्चुअली 2 आंसर है। अब एक दिक्कत दूसरी है कि दूसरा स्ट्रक्चर मुझे किसी ने भेजा ही नहीं है भाई।
हाँ प्रतीक्षा, क्या बात है भाई। तो एक कार्बन, एक जो स्ट्रक्चर है वो तो ये है कि बेंजीन पे तुम सब जगह CH3 लगा दो, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, 3 मेंबर्ड रिंग पे दो दो CH3 लगा दो। ठीक है। और अगला वाला जो था वो साइक्लिक की जगह असाइक्लिक था। तो अगर स्ट्रक्चर असाइक्लिक हो जाए तो क्या है भाई मेरे पास में, सी सी 1 2 3 सी 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 1 2 3 सी सी सी। सबने लिखा नहीं? अच्छा, एक तो क्या है देखो, इतना सब काम करने के बाद में तुम लोग को मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के देखने को बोला था, जीआई के। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्या है कि वो तुम्हें लेक्चर्स जिस डेट तक तुम्हें स्टिपुलेटेड टाइम जो तुम्हें दिया है वहां तक कंप्लीट करने हैं उसमें। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में ध्यान रखना भाई गाइस, कि वो रिकॉर्डिंग जो है वो एक्चुअली बहुत ही स्लो है। तो आई गेस तुम उसको अगर 2x की स्पीड पे देखोगे, ठीक है, उसमें अगर रन करने की कोशिश करोगे तो इजीली हो जाएगा। बहुत धीरे धीरे उसको जो है ड्रैग कर करके पढ़ाया है। ठीक है, इसमें सब तरह का डिस्कशन है, बार बार पुराना रिवीजन है। ठीक है, बट तुम्हें वो नोट्स बना के मुझे जिस टाइम तक तुम्हें बोला है तब तक तुम्हें सबमिट करने हैं। तो एक तो पार्ट वहां पे, और उसमें जो बोर्ड पे लिखा हुआ सामान है, ठीक है, वो भी क्या है कि वो, एक सेकंड का यूज, उसमें जो बोर्ड पे लिखा हुआ सामान है उसमें भी क्या है, रिफ्लेक्शंस वगैरह स्विंग होने की वजह से थोड़ा थोड़ा विजिबिलिटी बीच बीच में मतलब जाती आती रहती है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर तुम ध्यान से देखोगे, पूरे लेक्चर ढंग से बैठोगे, तो तुम्हें इतना दिखाई दे जाएगा कि तुम सब नोट्स कंप्लीट कर पाओ। तो आई होप तुम्हारा काम वो चालू रहे और राइट टाइम तक पूरा हो जाए। तब तक जो है हम इसको आइसोमेरिज्म के एक बार नोटबुक को साइड में रख दो। ठीक है, हम लोग अपना रिमेनिंग पोर्शन जो है बॉन्डिंग का, ठीक है, वो एक्चुअली पूरा कर रहे हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिन लोगों का मिस हो गया है, आदित्य, अंशुल, ठीक है, आई होप उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो मिस हुआ है तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर है तो वो तुमसे शेयर कर लिया जाएगा। ठीक है, या और भी कोई जो भी है। ठीक है संचय, तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल का क्या है कि मैंने ग्रुप पे रिकॉर्डेड लेक्चर लिंक डाला है, नहीं ऑप्टिकल का नहीं, सॉरी, ज्योमेट्रिकल का। तो मैं ज्योमेट्रिकल का रिकॉर्डेड लेक्चर लिंक जो है वो तुम लोगों से शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर तुम्हें उसमें स्पेसिफिक दिक्कत है तो ठीक है, तो मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देना। तो हमारा एक जो पार्ट है केमिकल बॉन्डिंग का, एक बार अपनी नोटबुक निकालोगे जल्दी से। आई गेस सबने जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का पार्ट जो है वो सबका कंप्लीट है भाई। सबने जो लिखना था लिख लिया उसके अंदर। सर हाँ Yes. हाँ हाँ, बोलो सर उत्कर्ष। तो जीआई फिर आपको रिकॉर्डेड सर जीआई फिर आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही करना है ना? हाँ जीआई, देखो तुम जीआई से एक बार रिकॉर्ड लेक्चर नोट्स वो कंप्लीट कर लेंगे। जो अगर तुमने पहले किया है तुम मत करो, ठीक है,
तो मैं उसका एक पूरा डाउट सेशन क्लास में लूंगा, ठीक है, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं पोर्शन पुश करना है, और वो क्या है, बोर्ड पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं हमारे पास, पड़े हैं, बाई चांस अवेलेबल है, ठीक है। तो उसका एक पूरा एक सिंगल डिस्कशन क्लास होगा। सिंगल की बात नहीं है, डबल भी हो जाएगा। अगर तुम्हें समझने में प्रॉब्लम है तो सब डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। बट एक बार उसको 2x की स्पीड पे अगर हो सके, ठीक है, तो उसको जो है गो थ्रू करो रिकॉर्डेड लेक्चर को, ठीक है सर। ठीक है। तो तुम स्ट्रक्चरल छोड़ो, तुम सीधा जीआई के लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है, रिकॉर्डेड, ठीक है। तो मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देना, मैं तुम्हें रिलेवेंट लिंक्स शेयर कर दूंगा, तुम उसको देख सकते हो डायरेक्टली। 22 पे क्या हुआ तुलिका, क्यों, क्या हो गया? 22 तक नोट्स क्यों? अच्छा देखो, इसमें क्या है, अच्छा एक तो क्या है कि मैं तुमसे एक ऐसा वो छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं जो हमारे टेस्ट में आ गया था, ठीक है। मैंने वो सवाल देखा, ठीक है, मतलब टेस्ट पेपर बाय चांस मैंने थोड़ा सा पहले देख लिया। अच्छा तुलिका, अच्छा ठीक है तुलिका, फिर ही मैंने उस सवाल को जाने दिया, ठीक है। उस सवाल के अंदर जो कॉन्सेप्ट कवर्ड है, ठीक है, वो बहुत ही वियर्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दैट इज एक्चुअली the tendency to form pi bond versus tendency to polymerize। तुम्हें ध्यान है ऐसा एक सवाल टेस्ट में आ गया था तुम्हारे? यस सर। ठीक है, अब वो सवाल अगर तुम्हारा क्लास में ये चीज कवर ना हुई हो तो तुम्हारा वो सवाल सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। टेंडेंसी टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स वर्सेस टेंडेंसी टू पॉलीमराइज। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब जो है, अच्छा कुछ आइडिया है क्या, हुआ है डिस्कशन क्या ये? सर वो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फिर पूछा था ऑर्डर। अच्छा ठीक है, चलो चलो, सवाल हो गया था क्लास में फिर तुमसे क्या? यस अच्छा ठीक है, हम उसका क्या है, थोड़ा डिटेल एनालिसिस एक बार देख रहे हैं क्लास में, जो तुम्हें जस्ट ऐसे पता होना चाहिए। वो क्या है, इट ऑल स्टार्ट्स विद वेरी स्मॉल फैक्ट कि सपोज कार्बन जो है उसकी वैलेंसी बताओ कितनी है, बोलो। 4 है, सही बात है ना, बताओ 4 है। तो जैसे देखो बोरॉन की वैलेंसी कितनी है, 3 है। तो बोरॉन की जब 3 वैलेंसी है तो बोरॉन पे मैं 3 OH लगा देता हूं, BOH OH OH। ये इसका एसिड होता है कि नहीं होता गाइस, बोलो, ठीक है। जबकि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो सी पे क्या है बताओ, OH OH और OH और OH, 4 OH लग जाने चाहिए थे, सही बात है, 4 OH लग जाने चाहिए थे, ठीक है। और इसके एसिड का फॉर्मूला एक्चुअली क्या होना चाहिए था, H4CO4 ऐसा एसिड होना चाहिए था भाई कार्बन का। दिस वुड हैव बीन कार्बोनिक एसिड, ठीक है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस, ठीक है। वो क्या है कि जो मैंने भी स्टेटमेंट यूज किया, ठीक है, वो एक जनरल स्टेटमेंट है, देखो कि जेम डायोल्स, ठीक है, एक्चुअली अनस्टेबल होते हैं। व्हाट इज अ जेम डायोल? अ जेम मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन केमिस्ट्री, ठीक है, जेमिनल और विसिनल, ठीक है। जेम का मतलब होता है ऑन सेम कार्बन, जेम का मतलब होता है ऑन सेम कार्बन। अगर मेरे पास में 2 OH हैं, 2 OH है तो वो अनस्टेबल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम कोई भी ऐसा कंपाउंड देखो फ्यूचर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें एक कार्बन है और इसके ऊपर 2 OH लगे हुए हैं, तो 99.99% ये जो कंपाउंड है डिकम्पोज करने वाला है। और ये डिकम्पोज कैसे करता है, सुनो, ये एक्चुअली इंट्रा डिहाइड्रेशन कर लेता है। इसके नीचे कुछ भी लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, ये अपने आप ही अपने अंदर से एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाल लेता है, H2O लाइक दिस, एंड इट फॉर्म समथिंग लाइक दिस, C, ठीक है, डबल बॉन्ड O एंड दिस, ठीक है। और इसमें से एक पानी अलग हो जाएगा। रीजंस इसके हम क्या बोल सकते हैं भाई, ऐसा जो है करके उसको क्या फायदा हुआ, ठीक है, अलग अलग कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके उसे क्या फायदा हुआ, बताओ, कोई आइडिया? सर एनर्जी कम एनर्जी क्या रिलीज हुई। रिलीज हो, एनर्जी रिलीज हो गई? सर रिपल्शन कम, रिपल्शन कम हो गया। अच्छा ऐसी चीजें सुनो जिसके अंदर एक पार्टिकल 2 पार्टिकल में स्प्लिट करता है, ठीक है। ऐसी चीजें जो हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर होने का एक ही रीजन है, और वो रीजन है एंट्रोपी।
ठीक है, तुम देख रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेल्टा एस क्या है इस जो है प्रोसेस का, पॉजिटिव है कि नहीं बताओ? हाँ सर। तो डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली डेल्टा जी क्या हो जाएगा इस जो है प्रोसेस का, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल है, बस एक ही प्रॉब्लम है कि डेल्टा एच बहुत ज्यादा टांग ना अड़ा दे, डेल्टा एच टांग ना अड़ा दे, मतलब डेल्टा एच इसको चेकमेट ना कर देगी, नहीं नहीं भाई साहब आप इतने ज्यादा एंडोथर्मिक हैं कि इवन तो आपका डेल्टा एच पॉजिटिव तब भी आप नहीं होंगे, समझ रहे हो? तो ऐसी रिएक्शंस क्या होती हैं, इनका डेल्टा एच बहुत ज्यादा एंडो नहीं होता और डेल्टा एच इतना पॉजिटिव होता है 1 से 2 बनने की वजह से कि ये 99.99% केसेस में टूट जाता है। किस केस में नहीं टूटता है वो हम बाद में देखेंगे। तो अब यहां पे तो देखो, एक छोड़ो, यहां पे कितने OH है भाई? 4 है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर कार्बन टू अकोमोडेट दीज 4 OH एंड इमीडिएटली इसमें से क्या हो जाएगा बताओ? ऐसे इसको लिखना और इसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे कट लगाना, ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये बताओ क्या बन जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? दिस विल कन्वर्ट इनटू C, जिसमें से 2 OH जो हैं वो देखो आपस में एक दूसरे कन्वर्ट कर देंगे, डबल बॉन्ड O, और एक क्या बन जाएगा मेरे पास बताओ? OH, और एक क्या बन जाएगा? OH। अब ये कुछ फेमिलियर दिखाई दिया बताओ? मतलब -H2O तुमने कर दिया, इसमें से -H2O कर दिया, तो अब ये क्या बन गया? H2CO। ये भी थोड़ा अनस्टेबल रहता है। ओह माय गॉड, वेरी गुड। ये भी देखो जैम डायोल है हल्का सा, लेकिन इस जैम डायोल से बेटर है, बताओ क्यों? सर 4 का सीधा 2 हो गया तो नहीं, 2 तो हो गया, उसके अलावा भी एक फैक्टर है जो इसके साथ में था, देखो क्या है वो? एंगल। देखो इसमें एंगल कितना था पहले बताओ, 109 पॉइंट। और अब देखो एंगल कितना है इसके अंदर। 120 as these OH, देखो as these OH are separating out, ठीक है, इनका आपस में डिहाइड्रेशन टेंडेंसी काइनेटिकली क्या हो रहा है बताओ? धीरे धीरे मुश्किल हो रहा है। तो अच्छा मैं तुम्हें ये भी बताऊं, दिस ऑल्सो एग्जिस्ट्स, ये एग्जिस्ट करता है बट एक्चुअली अनस्टेबल है। काइनेटिकली मुश्किल हो रहा है मतलब काइनेटिकली मतलब ऐसे तुम देखो भाई, ऐसे समझो कि तुम्हें दिख रहा है कि माउंटेन के उस पार जो है हेवन है, ठीक है, बहुत बहुत लोग मजाक कर रहे हैं, बट वो चढ़ के जाएगा कौन माउंटेन को? समझ रहे हो? थर्मोडायनेमिकली उस तरफ हो सकता है ज्यादा स्टेबल हो। इसलिए क्या होता है, सुनो मैं तुम्हें ऐसे बताता हूं, दिस ऑल्सो एग्जिस्ट बट ओनली इन एक्वस फॉर्म। ये सिर्फ किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बताओ? जब इसके पास बहुत सारा पानी है तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तुम जैसे ही इसे जो है गर्म करना शुरू करोगे, ये इमीडिएटली क्या हो जाएगा बताओ? फिर से अपना वही रंग दिखा देगा। बोलो क्या बना देगा ये? CO2 प्लस क्या बन जाएगा? इसमें से H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो तुम जो सोडा बॉटल दुकान से खरीदते हो, उस सोडा बॉटल के अंदर एक्चुअली ये वाला एसिड एग्जिस्ट कर रहा होता है, लेकिन तुम जैसे ही उस सोडा बॉटल से पानी निकाल के, ठीक है, इसका सॉलिड स्टेट लेने की कोशिश करोगे तो इमीडिएटली क्या हो जाएगा? CO2 गैस बाहर आ जाएगा, तुम्हें गैस मिल जाएगा लेकिन ये तुम्हें सॉलिड स्टेट में नहीं मिलेगा। समझ रहे होगे? सच इज द इनस्टेबिलिटी ऑफ OH ऑन कार्बन, एक से ज्यादा OH ऑन कार्बन। अब इसी जगह देखो, हम लोग कार्बन से सडनली एक कार्बन का बड़ा भाई लेते हैं, कौन है भाई ये? सिलिकॉन, सॉरी सिलिकॉन। अब सिलिकॉन में तुम्हें पता है सिलिकॉन की कितनी वैलेंसी है भाई? सेम भाई, कितनी? 4 टेट्रावैलेंट। 4। एंड डू यू नो दिस एसिड, दिस इज H4SiO4, ठीक है। इसका नाम है, जैसे उसका नाम कार्बोनिक था, इसका नाम है सिलिसिक एसिड। बाय गॉड क्या स्टाइलिश, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया बता देना भैया। सिलिसिक एसिड, सर स्पेलिंग एक बार बता देंगे? हाँ हाँ लिख रहा हूं मैं, सिली SILI C, सिलिसिक एसिड, ठीक है। इसको ऑर्थोसिलिसिक एसिड भी बोलते हैं। एंड सुनो, टू आवर सरप्राइज, सुनो, दिस इज परफेक्टली स्टेबल, दिस इज परफेक्टली स्टेबल। एंड कार्बन जो है ये एक्चुअली इसको देख रहा है कि इसको ऐसा कोई इशू नहीं है। रीजन बताओ? और बड़ा साइज के सर कारण साइज बढ़ गया तो रिपल्शन कम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है सिलिकॉन एज का। देखो सुनो, एज साइज इंक्रीजेस, सुनो, जो OH हैं, ठीक है, ऑल OH के बीच में जो सेपरेशन है, ऑल OH सेपरेशन
all OH separation increases decreases? increases. ठीक है, सारे OH का सेपरेशन इंक्रीज कर जाता है. इसलिए क्या है कि इसके अंदर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या होगा बताओ. सो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या होगा? डिक्रीज. पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है ना पाई बॉन्ड कैसा बॉन्ड है बताओ. लेटरल बॉन्ड है कि नहीं? पाई बॉन्ड लेटरल बॉन्ड है. एंड लेटरल बॉन्ड अच्छा तभी बनता है जब बताओ क्या हो. लेटरल बॉन्ड. एंड इट्स बेटर फॉर एटम्स. As pi bond is lateral bond and it is better for atoms. Lateral overlapping है इसके अंदर. Lateral overlapping and better for atoms जिनका साइज क्या हो? छोटा हो. And better for atoms with small size. ठीक है. अच्छा, तो अब इसमें सीखने की बात क्या है? देखो नेक्स्ट पेज पे जाता हूं. सबने लिखा ये? सर एक मिनट। सीखने की बात इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज अब आती है. अगर मैंने इसे गर्म किया गाइस H4SiO4 को, तो ये पानी तो लूज करेगा, ये बात तो कंफर्म है. हाँ, मैं बोल रहा हूं देखो भाई, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज करती है. एज साइज इंक्रीजेज ऑल OH सेपरेशन जो है दैट एक्चुअली इंक्रीजेज. सो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी डिक्रीजेज. तो लेटरल ओवरलैपिंग एंड बेटर लेटरल ओवरलैपिंग होता है पाई बॉन्ड ना. पाई बॉन्ड इज लेटरल ओवरलैपिंग ना. पाई बॉन्ड इज लेटरल ओवरलैपिंग एंड इट्स बेटर फॉर एटम्स विद स्मॉल साइज. छोटे एटम्स होंगे साइज में तो उसमें पाई बॉन्ड अच्छा बनेगा. और सिलिकॉन का साइज कैसा है बताओ? बहुत बड़ा है. सिलिकॉन का साइज बहुत बड़ा है. तो मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूं. देखो नाउ अभी क्या है इसमें, एक चीज समझो पहले तो कि दिस इज आवर पीरियोडिक टेबल. तो ये सपोज कार्बन है, उससे थोड़ा छोटा क्या है बताओ? नाइट्रोजन है. उससे और छोटा क्या है? ऑक्सीजन है. उससे और छोटा क्या है? फ्लोरीन है. ठीक है. तो अब ये सिलिकॉन है. सिलिकॉन इज फेयरली लार्ज. उससे थोड़ा छोटा क्या है बताओ? फास्फोरस है. उससे थोड़ा छोटा क्या है? सल्फर है. और थोड़ा छोटा क्या है? क्लोरीन है. तो सिलिकॉन जो है वो एक्सेप्शनली लार्ज है एक्चुअली. इसलिए जब तुम H4SiO4 इज लाइक आर हम्टी डम्टी है. बिल्कुल ये हमारा हम्टी डम्टी है. ये किसी को गले वले नहीं लगाता है, इसको पसंद ही नहीं है काम करना. ठीक है. जब तुम इसे गर्म करोगे तो हीट करने पे जो H2SiO3 बनता है, H2SiO3 बन जाता है. तो ये H2SiO3, अब बताओ तुम टेम्प्टेड होगे कि नहीं ये बोलने के लिए? बताओ H2SiO3 जो है, ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक क्या? बताओ, बोलो किसकी तरह है ये? H2CO3. H2CO3. ठीक है. एंड इसलिए इसका स्ट्रक्चर तुम क्या बनाओगे बताओ? Si डबल बॉन्ड O और OH और OH ऐसा बनाओगे. बट एक मिनट, दिस इज अ स्ट्रिक्ट नो. इसको ड्रॉ करके काटो. ठीक है. H2SiO3 ऐसा नहीं होता है. दिस इज नॉट, ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस थिंग, बिकॉज इसके अंदर पाई बॉन्ड आ गया. एंड सिलिकॉन नेवर प्रेफर्स पाई बॉन्ड. सिलिकॉन डजंट लाइक पाई बॉन्ड एट ऑल. वो इतना बड़ा है. पाई बॉन्ड एट ऑल. तो आई कैन गेट रिड ऑफ दिस पाई बॉन्ड. देखो, टू गेट रिड ऑफ दिस पाई बॉन्ड आई कैन डू वन थिंग. ठीक है. अब ये बड़ा स्मार्ट मूव है. देखो, टू गेट रिड ऑफ इट. आज की क्लास तो भैया क्या हो गया है. सर SO2 फॉर्म कर देंगे बाकी. नहीं SO2 कहां से आ गया अभी? सर सिलिकॉन एक और SO2 को निकाल लिया करके.
नहीं 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 नहीं, रुको रुको, देखो देखो, तो इसको, इससे वो छुटकारा पाने के लिए क्या करता है, वो एक्चुअली ये बना लेता है, देखो SI। अब एक काम करो, ठीक है, हम लोग क्या है कि एक बड़ा यूनिक, देखो यूनिक प्रोसेस कर रहे हैं। SI डबल बॉन्ड O को ऐसे रखो, इसके बगल में दूसरा SI डबल बॉन्ड O ऐसे रखो, इसके बगल में एक और SI डबल बॉन्ड O ऐसे रखो, यहां पे SI डबल बॉन्ड O ऐसे रखो, ठीक है। बाकी सारे बॉन्ड ऐसे बना दो, देखो इसके क्या, OH OH, ठीक है, OH 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 और OH और OH, ठीक है। और अब क्या करो, अब इन्हें ना पाई बॉन्ड्स को ऐसे रोटेट कर दो, देखो देखो, यहां से पाई बॉन्ड जो मैंने एरो उठाया है ना, यहां से हटा दो, और इस सिलिकॉन ऑक्साइड में कोई बॉन्ड नहीं था ना, बताओ, यहां पाई बॉन्ड आ जाएगा, मतलब यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। ये वाला पाई बॉन्ड यहां से यहां रोटेट कर दो, और ये वाला पाई बॉन्ड यहां से यहां रोटेट कर दो। इसको जो है, इस रोटेशन जो है, इसकी वजह से पहली बात तो 3 यूनिट्स अपने आप में जुड़ गए, 3 यूनिट्स कंबाइंड। जब यूनिट्स कंबाइन करते हैं तो हम लोग उस जो है प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ये एक तरह का क्या है बताओ, ये क्या है, एक तरह का ट्राइमराइजेशन है, एक तरह का ट्राइमराइजेशन है। तो ये एक्चुअली कैसा बन जाएगा बताओ, SiO 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 Si और OH OH और OH, ये ऐसा बन जाएगा। अब देखो, बड़ा बड़ा अच्छा जादू हो गया, बताओ इसका फॉर्मूला क्या है, बताओ, दिस इज H6 Si3O9, बोलो है कि नहीं। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है इसका, ये वही H2SiO3 है। तो एक्चुअली हमें बात समझनी है, जब तुमने इसमें से पानी निकाला तो जो तुम्हें H2SiO3 लिखा हुआ है पेज पे, ये उसका असली फॉर्मूला नहीं है, केमिकल फॉर्मूला, ये उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। उसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ गाइस, उसका एक्चुअल फॉर्मूला ट्राइमर में, डाइमर में, टेट्रामर में, पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड मैनी मोर स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड। सुनो, अकेला ये नहीं बनता है, मैनी मोर आर फॉर्म्ड, ठीक है, बहुत सारे बन जाते हैं। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, देखो तुम्हें, जैसे मैंने अभी 3 को जोड़ा है, मैं वैसे इसमें देखो क्या कर सकता था, मैं ऐसा कर सकता था, SI डबल बॉन्ड O को यहां रखो, इसके ऊपर नीचे OH लगाओ, देखो, फिर अगले SI डबल बॉन्ड O को यहां रखो और इसके भी ऊपर नीचे OH लगाओ। नेचर ने इन सब को जो है एक यूनिक टेस्ट दिया है। हम केमिकल बॉन्डिंग में ये तो पढ़ सकते हैं कि इनकी वैलेंसी 4 है, लेकिन हम ये कैसे फील करें केमिकल बॉन्डिंग में कि इसको पाई बॉन्ड पसंद है या नहीं है, किस एलिमेंट को क्या पसंद है, हर एक का अपना प्रिफर्ड स्टेट ऑफ बॉन्डिंग है। देखो, अगर मैंने ऐसे कर दिया तो बताओ ये ट्रू सेंस में पॉलीमर बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरे पास में एक चेन आ जाएगी ना ऐसी, बताओ, SiO 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 एंड सो ऑन, और इसके ऊपर नीचे क्या लग जाएगा बताओ, OH और OH, OH और OH, OH और OH एंड सो ऑन। अब कोई मुझसे पूछे कि सर इस लंबी चेन में इनफाइनाइट एटम्स हैं, फॉर्मूला कैसे निकालें, तो उसके लिए तुम्हें क्या करने की जरूरत है बच्चों, इसका जो रिपीटिंग यूनिट है उसको बाहर निकालो। क्या सेक्शन इसमें रिपीट हो रहा है बताओ, एक SI लिया तुमने यहां से, तो तुम्हें एक SI से पहले वापस कट लगाना है यहां तक, ये इसका रिपीटिंग यूनिट है। और इस रिपीटिंग यूनिट का फॉर्मूला क्या है, देखो चेक करो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस रिपीटिंग यूनिट, H2SiO3. H2SiO3. What is the conclusion? What is the conclusion? The conclusion is, ठीक है, that it underwent polymerization to reduce the number of, क्या बताओ, to reduce the number of pi bonds on pi it. bonds. समझे क्या? तो ये जो जादू हमने देखा है, हम लोग इसको जो है दूसरे स्ट्रक्चर्स में भी देखो मालूम कर सकते हैं, पता है। तो हम आते हैं अब फास्फोरस पे, ठीक है। इमेजिन द प्रॉब्लम, फास्फोरस देखो, फास्फोरस का साइज क्या है भाई सिलिकॉन से, छोटा सा. छोटा. छोटा. फास्फोरस स्मॉलर देन सिलिकॉन, ठीक है, को नेचर ने कैसा बनाया है देखो, ठीक है। मतलब एक जो है बच्चा, ठीक है, जिसको क्या है कि मतलब उसका देखो टेस्ट ऐसा होगा कि वो उसे एकदम बिल्कुल हार्ड कोर, ठीक है, मतलब
पर्टिकुलर आइटम चाहिए उसे खाने में। दूसरे बच्चे को क्या है कि एक थोड़ा सा उसको क्या है कि मतलब मिक्सअप चलेगा टेस्ट में, उसको अच्छा लगता है, उसका प्रेफरेंस थोड़ा मिक्सअप रहे टेस्ट में। तो फास्फोरस का साइज स्लाइटली स्मॉलर होने की वजह से, स्लाइटली स्मॉलर साइज है इसका। लेकिन एक दूसरी प्रॉब्लम क्या है फास्फोरस की पता है? इसकी वैलेंसी कितनी है फास्फोरस की बताओ? ये सिलिकॉन की 4 थी तो इसकी वैलेंसी कितनी है भाई? 3। 5 एक्सपेंडेड, ठीक है 5। तो हिसाब से देखा जाएगा तो भाई फास्फोरस के ऊपर कितने एटम्स आ सकते हैं ऐसे? OH, OH, ओ माय गॉड, OH, PCl5 की तरह OH, और क्या बताओ OH। मतलब अब ये बताओ इवन मोर रिस्की हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यस क्योंकि सर। क्योंकि क्योंकि तुम्हारा बॉन्ड एंगल जो है वो एक्चुअली कम हो गया है। बताओ एवरेज बॉन्ड एंगल फास्फोरस के अंदर कम हो गया है और नंबर ऑफ OH बढ़ गए हैं, तो फास्फोरस को डबल मार पड़ गई है। तो इसमें से क्या है, इसमें से पता है, इसमें एक H2O निकल जाता है गाइज, ठीक है, और फास्फोरस के ऊपर एक पाई बॉन्ड आता है, P लाइक्स 1 एंड ओनली 1 पाई बॉन्ड। फास्फोरस को बस एक पाई बॉन्ड पसंद है और एक ही पसंद है, एक से ज्यादा नहीं गाइज, एक से कम भी नहीं। तो ये क्या बन जाएगा? P डबल बॉन्ड O, और इस पे क्या लग जाएगा बताओ? OH, OH और OH, ऐसा बन जाएगा भाई। सबने स्ट्रक्चर बनाया है पहले ये। अब व्हाट इफ आई हीट दिस H3PO4? अगर मैं H3PO4 को हीट करूंगा तो क्या होगा? ऑन हीटिंग H3PO4 बताओ तुम इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे? तुम इसमें से फिर पानी निकाल दोगे। बताओ क्या फॉर्मूला बना? HPO3। HPO3, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर बताओ तुम अपने दिमाग में कैसा सोचते हो पहली बार? देखो क्या तुम इसमें से वही हरकत करोगे? जेम डायोल समझ के तुमने क्या कर दिया बताओ? H2O में से तुमने क्या निकाल दिया? पानी निकाल दिया। तो अगर तुमने ऐसा काम करा तो बताओ फास्फोरस पे कितने डबल बॉन्ड आ जाएंगे? 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे। अब पहले तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो और फिर इसके ऊपर छोटा सा कट लगा लो। अब फास्फोरस क्या करेगा गाइस? सर पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन, डाइमराइजेशन, टेट्रामराइजेशन। और सुनो कितनी बार करेगा? एक ही बार करेगा, क्योंकि उसे इन दो में से एक पाई बॉन्ड चाहिए और एक नहीं चाहिए। बड़ा ही देखो मतलब एकदम यूनिक टेस्ट है। मतलब तुम्हें एक स्लाइस चाहिए अपने जो है खाने में, उसका एक से ज्यादा नहीं, कम नहीं। अब ये चीज हमें मतलब हमें शायद हम उसको याद ही कर सकते हैं, हम और कुछ कर नहीं सकते हैं। देखो तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। देखो सर किसको कितने पाई बॉन्ड चाहिए ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं? हाँ, लमसम तुम मान सकते हो ऐसे ही हूं कि भाई, इसलिए देखो ये स्टेटमेंट बोलते हैं ना हम लोग कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आर्यन, तो लेफ्ट टू राइट जाने में, ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या होंगे बताओ? डिक्रीज करते जाएंगे, सॉरी इंक्रीज करते जाएंगे, क्योंकि साइज क्या होता जा रहा है बताओ? डिक्रीज। डिक्रीज कर रहा है। और टेंडेंसी टू पॉलीमराइज क्या होता जाएगा बताओ? इंक्रीज। उल्टा बोल रहे हो ना। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी हाँ सॉरी डिक्रीज। पॉलीमराइज क्यों करेगा भाई वो, है ना? तो सबका नंबर ऐसे फिक्स है। देखो इसको 0 पाई बॉन्ड्स चाहिए, इसको 1 पाई बॉन्ड चाहिए, इसको 2 पाई बॉन्ड चलते हैं। 2 से ज्यादा थोड़ा दिक्कत दे देता है सल्फर, और इसको चाहे जितने हो जाए, इसमें 3 ही पाई बॉन्ड हो सकते हैं मैक्सिमम, तो चलते हैं। देखो मैं जाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि जैसे ही तुमने इसको बनाया तो फिर वो काम करो गाइस, क्या? P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, ये इसका ट्राइमर है, ट्राइमर, P डबल बॉन्ड O, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। अच्छा बाकी सामान एज इट इज पड़ा है इसके ऊपर अनटच्ड। डबल बॉन्ड O, OH, डबल बॉन्ड O, OH,
एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी PO 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 P, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH। दिस इज ट्राइमर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। सुनो, मेटा वर्ड हम यूज करते हैं, मेटा वर्ड इज यूज्ड जब तुम एक मॉलिक्यूल से एक पानी निकाल लेते हो। जैसे H2SiO3 क्या है बताओ? अगर H4SiO4 सिलिसिक एसिड था तो इसका नाम क्या होगा भाई? इसका नाम होगा मेटा मेटासिलिक एसिड। सिलिसिक एसिड। सिमिलरली इसका नाम क्या होगा भाई? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये क्या है भाई? ये है ट्राइमर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड ऐसे पॉलीमर ही बन सकता है इसका, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है ना? H कितना 3P3O9 एंड सो ऑन। और ऐसा ऐसा जो है इसके साथ भी होता है। जैसे देखो सल्फर के पास में क्या हो जाएगा बताओ? सल्फर को कितने बाइबॉन्ड्स चाहिए बताओ? 2। 2 अगर मैं सल्फर के ऊपर सारे जेमडायोल लगा दूं OH 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 OH, तो अब ये बताओ कितने करेगा बताओ अपने ऊपर से? -2H2O। सल्फर लाइक्स 2 पाई बॉन्ड्स, ऐसे याद रख लो। ये कोई ऐसे याद रखने का नंबर नहीं है, मतलब ये तो अब नेचर में मिल रहा है तो मैं तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ। 2 बाई बॉन्ड पसंद है। सल्फर इजीली क्या बना लेता है बताओ? एक H2O इधर से और एक H2O इधर से, खींच लो, क्या बन गया? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और क्या निकल गया इसमें से? OH और OH। अब अगर तुमने इसको और गर्म किया, सुनो बताओ इसको हीट करने से क्या निकलेगा? बोलो। H2 और क्या निकलेगा? SO2। और गलत कर दिया प्रतीक्षा, मैं वही तो सुनने के लिए बैठा था भाई। SO3 SO3 मैं यही तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि सल्फ्यूरिक एसिड से SO3 SO2 इसमें डिफरेंस समझो भाई। SO3 और H2O। सर आपने वो एरो के नीचे क्या लिखा? डेल SO3 एरो के नीचे मतलब वो सल्फर ऊपर लाइक वाला। 5 बॉन्ड्स। SO3, तो SO3 का तुम्हें पता है जब तुम SO3 को सॉलिड स्टेट में लेके आते हो गाइस, चलो गैसियस स्टेट में तो ये उड़ के अलग हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सॉलिड स्टेट में SO3 पता है कैसे एग्जिस्ट करता है? ट्राइमर्स और पॉलीमर्स की फॉर्म में। तो सॉलिड स्टेट में ये एक्चुअली पॉलीमराइज कर लेता है। और अब तुम्हें पता है अगर मैं तुम्हें बोलूं कि स्ट्रक्चर बनाना है S3O9 का, तो भाई कैसा हो जाएगा? cyclic साइक्लिक। SOSOSOS, डबल बॉन्ड O, 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 डबल बॉन्ड O। सर हम ये कैसे बताएंगे कि कभी कोई कंपाउंड डाइमराइज होगा कि पॉलीमराइज होगा? नहीं, वो हम नहीं बता सकते हैं, वो कंपाउंड सब बनाएगा शौनक। ऐसा नहीं है सिर्फ यही बनाता है, ये तो मैंने SO9 बना दिया है, नहीं तो SO3 सॉलिड ये भी बनेगा। SOSOSO एंड सो ऑन, और ऊपर नीचे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड सो ऑन। ओके। ठीक है। एंड कमिंग टू अ वेरी शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट, वैसे तो तुमने देख ही लिया है, बताओ कि H4SiO4 का जब हम गर्म करते हैं और एक पानी निकलता है तो क्या बनता है भाई गाइज? H2SiO3।
H2 SiO3। तो ये बताओ इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड थे बताओ? एक पाई बॉन्ड था, तो ये कितनी बार पॉलीमराइज करेगा बताओ? दिस पॉलीमराइजेज वंस, पॉलीमराइजेज वंस। ठीक है, अगर तुमने इसको फर्दर गर्म किया गाइस, तो इसमें से भी एक और पानी निकल जाएगा, -H2O। और अब बताओ क्या बनेगा? SiO2 नाउ दिस इज, ठीक है, ये जो है ये हमारे लिए आज की क्लास सबसे पहले गोल्ड है भाई, SiO2। तो SiO2 का जो आदमी स्ट्रक्चर ये बनाए, SI क्या बताओ, बिल्कुल भी गलती मत करना, कभी भी गलती मत करना, डबल बॉन्ड O ये बनाए, ऐसा कुछ बना दे, ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। ठीक है, SiO2 is so not like, is not at all like, क्या बताओ, CO2, उसका छोटा भाई जो है। अब ये बताओ कितनी बार पॉलीमराइज करेगा? 2 बार। पॉलीमराइजेज ट्वाइस, क्योंकि उसको दोनों पाई बॉन्ड हटाने हैं। एंड ये दोनों पॉलीमराइजेशन करने के चक्कर में इट एक्चुअली बिकम्स, क्या बताओ, आगे पीछे देखो क्या बन जाता है, SiO Si, ठीक है, ऊपर हर सिलिकॉन चारों तरफ से किससे कनेक्टेड है बताओ, बोलो, ऑक्सीजन। और हर ऑक्सीजन दोनों तरफ से किससे कनेक्टेड है बताओ, सिलिकॉन। सिलिकॉन। ओ, ऐसे देखो रिंग्स बन जाती हैं। समझा क्या भैया? इसको जल्दी कॉपी करो। सबने लिखा? तो इसलिए कोई तुमसे सवाल पूछे गाइस कि SiO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है सिलिकॉन का, तो आंसर क्या है भाई? sp3
और कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है CO2 में भाई? सुनो, इसमें कोई हिंट या डाउट नहीं होगा, याद रखना। तुम्हें वो हल्का सा बताएगा भी नहीं है SiO2 के बारे में, सीधा sp3 मार्क करना है तुम्हें। दिस शुड बी रिमेम्बर्ड, समझ रहे हो? उस समय ये नहीं बोलने का कि अरे सर मेरे को कैसे याद आएगा ये था इसका। सबको पता है मिट्टी जो है हाई हाई बॉइलिंग सॉलिड है, जबकि CO2 गैस है, तो ये ऐसे ही बिहेव होता है, ऐसे ही बिहेव करता है। ये समझा सबको क्या? फिर CO2 डायमराइज नहीं करता है। CO2 का साइज छोटा है ना यार, डायमराइज करने में एक लॉस है। मैंने इतना इसको ऐसे अगर अगर बताया है, तुम भूल गए, डायमराइजेशन में एक लॉस हो रहा है भाई शिवेन, एंट्रोपी का, तुम्हें पता हाँ है? सर, हाँ सर, तुम जितना डायमराइज कर रहे हो तुम एंट्रोपी नेगेटिव करते जा रहे हो एक्चुअली। ये सर, वो सिर्फ तभी कर सकता है जब पाई से सिग्मा जाने में डेल्टा एच बहुत अच्छा हो। ओके सर, समझा। तो कार्बन का साइज छोटा है ना, समझ रहे हो शिवेन? हाँ सर, छोटे समझा। साइज में क्या है, कार्बन पाई बॉन्ड भी इतना अच्छा बनाता है दैट देयर इज नो lucrative offer for carbon to undergo a surgery from pi to sigma. बड़े एटम्स बहुत जल्दी क्या है डायमराइज पॉलीमराइज कर लेते हैं, बिकॉज उनके पास में ऑप्शन नहीं है ना, उनको उनसे पाई बॉन्ड बन नहीं पा रहा है, एंथैल्पी उसकी कुछ बिल्कुल बिल्कुल ही बेकार होगी, और सिग्मा बॉन्ड बहुत इजीली बनाते हैं, तो उनके पास ऑप्शन नहीं है करने के अलावा और कुछ। चलो खैर, नेक्स्ट पेज पे जाएं भाई। सबको समझा ये? लेफ्ट टू राइट मूव करने पे कैसे डायमराइजेशन इंक्रीज करता है, सॉरी पॉलीमराइजेशन डिक्रीज करता है, पाई बॉन्ड इंक्रीज करते हैं। ये उस सवाल का एक्चुअली असली जस्ट है, ठीक है? अच्छा, हमारा MOT से पहले देखो सब कुछ हमने लिखा है, हमारी एक चीज पेंडिंग है MOT से पहले, ठीक है? अच्छा बाय द वे, एक मिनट रुको, एक तो ये भी है कि वो जो तुमने नोट्स लिखे हैं उसके अंदर कहीं कोई डाउट्स है कि नहीं? देखो मैं एक बार वो भी तुमसे पूछ लेता हूं। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। नहीं मिल रहा है, कोई मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देगा भाई? सर वो जो 10 पेज आपने लिख के भेजे थे। हाँ 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 हाँ, कोई भी एक कर दो बस। हाँ मिल गया भाई, मिल गया मिल गया। मिल गया, एक मिनट रुक जाओ। सेकंड, हाँ भाई सबको दिख रहा है? अच्छा, एक तो गाइस इसमें क्या है, हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं, ठीक है, उनके बीच में वो सभी के सभी फोर्सेस जो हैं वो नेचर में इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो नेचर में इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए हमारे पास में, ठीक है, किसी भी दो पार्टिकल में जो फोर्सेस होंगे वो दो तरह से देखो जज किए जा सकते हैं। पहला, वो पार्टिकल चार्ज्ड हो,
ठीक है, और दूसरा वो पार्टिकल न्यूट्रल हो, ठीक है। वो चार्ज है तब तो ठीक है, कैटायन एनायन कुछ हो जाएगा, अगर न्यूट्रल है तो फिर दो बातें बनती है, बताओ क्या? ठीक है, पहला वो पार्टिकल पोलर हो और दूसरा वो पार्टिकल नॉन पोलर हो। तो इसलिए हमारे पास में चार्ज को आयन, पोलर को डायपोल और नॉन पोलर को इंड्यूस्ड डायपोल, अगर मैं 3 नाम दूं तो मेरे पास में टोटल कितने तरह के फोर्सेस देखो बन सकते हैं, सारे रैंडम कॉम्बिनेशन से, सारे रैंडम कॉम्बिनेशन से कितने तरह के फोर्सेस बन सकते हैं। तो उसके लिए बताओ सबसे पहला फोर्स क्या है, बताओ, आई और आई। सेकंड फोर्स क्या है भाई, सेकंड, अच्छा मैं तुम्हें ऐसे ID रफली अरेंज करने को बोलूं तो भाई उसके लिए एक बात ध्यान रख, देखो एक बात ध्यान रखना कि इंड्यूस्ड डायपोल के सारे फोर्सेस जो हैं इसके, ये सारे फोर्सेस सबसे घटिया होते हैं, इसके सारे केसेस सबसे लास्ट में आएंगे, ठीक है। तो अब अपने हिसाब से तुम अरेंज कर लो। तो आई और आई से स्ट्रॉन्ग फोर्स कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद में किसका फोर्स आएगा, आईडी। आईडी, उसके बाद किसका फोर्स आएगा, DD, डीडी, डीडी, इंड्यूस डायपोल रखना नहीं है हमें। उसके बाद में किसका फोर्स आएगा, IID IID, आई आई। आई, उसके बाद में किसका फोर्स आएगा, DID DID, PID, डी आई डी। और लास्ट में किसका फोर्स आएगा, आईडी, IDID, ID आईडी आईडी। इन सब में से एक फोर्स जो है वो हम लोग क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की कैटेगरी में नहीं पढ़ते हैं। कौन सा फोर्स नहीं पढ़ते हैं भाई हम लोग, आई आई। आई, बिकॉज आई आई जो है ये एक्चुअली आयनिक बॉन्ड है, समझ रहे हो, यही तो एक्चुअली आयनिक बॉन्ड है प्रॉपरली। दो अपोजिट चार्ज आयंस के बीच का फोर्स जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है, वो प्रॉपर आयनिक बॉन्ड ही है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड जो है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, यहाँ पे देखो ये साइड में लिस्ट लगी हुई है, आयन डायपोल, डायपोल डायपोल, आयन इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल। इसको डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं प्रोबेबली, ठीक है। तो इसमें अब नीचे एग्जांपल्स हैं, वो सब शायद तुम सबको ये समझ में आया होगा, ठीक है, कि भाई आयन आयन डायपोल का एग्जांपल क्या हो सकता है, बताओ। कोई भी एक आयन ले लो और कोई भी एक जो है क्या ले लो, पोलर मॉलिक्यूल ले लो। फॉर एग्जांपल तुम जो है पानी में नमक डालते हो, जब तुम पानी में नमक डालते हो तो देखो इसको कुछ ऐसा इमेजिन करो, ठीक है, कि पानी जो है वो अपने साथ में क्या है कि बहुत ही मतलब वीक डायपोल डायपोल टाइप का बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। हम आगे देखेंगे कि एच बॉन्डिंग कैसे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का एक्सट्रीम केस है, ठीक है। तो पानी अपने साथ में वीक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन करते हैं, जैसे ही उनके बीच में रियल पॉजिटिव चार्ज आता है तो पानी क्या करता है, अपने एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स तोड़ के सब के सब इसकी तरफ भागते हैं। इट्स लाइक तुम्हारी क्लास में सब नॉर्मल बातचीत करते हैं एंड सपोज कोई बच्चा जो है बहुत ही ठीक है स्टाइलिश बच्चा आगे बैठ जाता है, तो एवरीबॉडी वांट्स टू, ठीक है, बी फ्रेंड्स विद हिम और हर, ठीक है। तो वो वाली सिचुएशन है जिसमें क्या है कि सब लोग जो है वो अपने अपने एग्जिस्टिंग रिलेशंस जो है वो सब छोड़ के इसके ऊपर जाके चिपक गए हैं। दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन दीज इज एक्चुअली आयन डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो Na+ का इसके साथ में Cl- के साथ में ये सब आयन डायपोल इंटरेक्शन है और ये काफी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो आयन डायपोल इंटरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा गाइस, ये बात इस पे डिपेंड करेगा, देखो दो बातों पे। एक तो कैटायन का चार्ज कितना है +n, दूसरा इसका साइज कितना है। दो कैटायंस दोनों सेम चार्ज के +n होंगे तो उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है, इसकी दो बातें। और तीसरा ये जो मेरे पास में डायपोल मोमेंट है इसका म्यू कितना है, म्यू वेक्टर कितना है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग म्यू होगा उतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, समझ रहे हो क्या भाई। देखो तीन जो है चार्ज यहाँ पे देखो तीन पॉइंट लिखे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट। ये तीन बातें हैं, समझे क्या। यस, जी सर। अब क्या है कि ठीक है, हम नेक्स्ट पे आते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अच्छा, यहाँ पे एक और बात नोटिस करने की जरूरत है जो शायद उन्हें पहले लिखी या नहीं लिखी। ये रीजन है, अगर तुम्हारे पास नोट्स है तो इसमें साइड में घुसा सकते हो। ये रीजन है कि इन टर्म्स ऑफ हाइड्रेशन किसका हाइड्रेशन बेटर होता है, बताओ। अगर हाइड्रेशन की बात की जाए, ठीक है, तो Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस किसका हाइड्रेशन बेटर होगा, बताओ। Li+. Li+, हाइड्रेशन बेटर होगा।
इसलिए शायद मैंने डिस्कस किया है ना ये आयनिक के सेक्शन में कि Li+ का हाइड्रेटेड साइज मैक्सिमम होता है, हाँ सर यस सर, कम हो जाती है। Yes, और इन जनरल अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में किसका हाइड्रेशन बेटर होगा? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी। alkali Alkaline earth metals अल्कलाइन अल्कलाइन अर्थ मेटल। because of charge and ions. इसके ऊपर चार्ज भी ज्यादा है और साइज भी छोटा है, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा अगला क्या है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं है भाई, कोई भी एग्जांपल ले लो जिसके अंदर दो डायपोल होते हो, जैसे HCl लिक्विड है, तो उस लिक्विड के अंदर जो फोर्सेस का टाइप है वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज एंड्स ऑफ परमानेंट डायपोल्स, दैट इज पोलर मॉलिक्यूल्स। परमानेंट डायपोल्स मतलब वो डायपोल जो परमानेंटली बने रहते हैं। ठीक है, टेम्परेरी डायपोल मतलब इंड्यूस डायपोल, समझ रहे हो ना, वो टेम्परेरी पैदा होते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। तो ये फोर्स ठीक ठाक स्ट्रांग होने की वजह से HCl को लिक्विफाई करना क्या है, बहुत आसान है। लिक्विफाई करना HCl को बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा अगला क्या है? आयन इंड्यूस्ड डायपोल। तो अब इसके अंदर क्या है भाई? एग्जांपल के लिए तो कोई भी चीज ले लो भाई, तुम्हें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक कोई भी आयन ले लो, 4 स्पीशीज, और एक कोई इंड्यूस्ड डायपोल ले लो जिसका डायपोल मोमेंट 0 होता हो। तो वैसी चीज क्या है बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड 0 डायपोल, कार्बन डाइसल्फाइड 0 डायपोल, Cl2 0 डायपोल, Br2 0 डायपोल, ब्रोमीन लिक्विड, CCl4 0 डायपोल। क्यों भाई? CCl4 में वेक्टर सम क्या है अभी चारों का? 0 डायपोल। तो इस CCl4 लिक्विड के अंदर अगर तुम कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर NaCl डिसॉल्व करोगे गाइस, इफ यू डिसॉल्व NaCl इन CCl4, ठीक है, तो भाई इसके अंदर क्या होगा? NaCl को जो पहले पानी के अंदर जो ट्रीटमेंट मिलता था, जो उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसे क्या मिलता था गाइस? अट्रैक्शन मिलता था। तो इसमें क्या है कि Na+ की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से थोड़ी देर के लिए क्या होता है, इसके अंदर एक डायपोल इंड्यूस होता है। ठीक है, टेम्पररी और इंस्टेंटेनियसली इंड्यूस डायपोल होता है। ठीक है, तो डेल्टा 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 माइनस और डेल्टा 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 प्लस टाइप का एक डायपोल आएगा। इसका इतना वीक इंटरेक्शन होगा। ये रीजन है, सुनो बच्चों, कि भाई Na+ और Cl- जो पहले से अपने साथ बहुत खुश थे, ठीक है, लैटिस बना के आए थे Cl-, ठीक है, Na+, Cl-, Cl-, Na+, ऐसा इनका लैटिस बना हुआ था। इट वाज अ स्ट्रॉन्ग इंटरकनेक्टेड लैटिस। तो जब तुम इसको लालच दोगे बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स का कि देखिए मैं तेरे को जो है, ठीक है, H2O के डायपोल का स्ट्रॉन्ग फोर्स जब इसे मिलेगा, ठीक है, H2O का, तो बताओ ये इसको छोड़ सकता है ना यार, इसके साथ रवाना हो सकता है अलग होके। ठीक है, तब तो लैटिस डिसॉल्व कर जाएगा, ये जो सॉलिड स्टेट होगा वो डिसॉल्व कर जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे ब्रोमीन लिक्विड में डालोगे तो डू यू थिंक Br2 लिक्विड के पास में इसको देने के लिए डेल्टा इतना है कि वो इसको लैटिस में से अलग कर पाए आयन को? नहीं। नहीं सर। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? आयनिक चीजें किसमें डिसॉल्व नहीं हो सकती हैं? polar solvent. हाँ, इंड्यूस्ड डायपोल में आयनिक चीजें डिसॉल्व नहीं करेंगी। दिखने में दोनों लिक्विड होंगे गाइस, समझ रहे हो? बेंजीन भी तुम्हारे पास में क्या है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। पानी भी तुम्हारे पास में क्या है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। चम्मच भर के नमक इसमें डाला, वो पूरा घुल जाएगा, दिखाई देना बंद हो जाएगा, इसमें नमक पड़ा रहेगा नीचे। इसलिए ये नाम दिया जाता है, क्या बताओ? लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब आयनिक चीजें किसमें डिसॉल्व होना प्रेफर करती हैं? पोलर चीजों में। ठीक है, पोलर चीजों में डिसॉल्व करती हैं और नॉन पोलर चीजों में डिसॉल्व करती हैं। ठीक है, और वैसे ही नीचे देखो, डायपोल इंड्यूस डायपोल, ये तो और ही बेकार फोर्स हो जाएगा। खैर, तो HCl और Cl2 के बीच में जो फोर्स होगा वो डायपोल इंड्यूस डायपोल होगा। इसके डेल्टा ने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कुछ इंडक्शन कर दिया, उससे जो फोर्स लगा वो डायपोल इंड्यूस डायपोल है। ठीक है, तो अब इसमें होता ये है कि
जैसे जैसे क्या है गाइस कि मतलब जैसे अल्कोहल है। अब ये सब बड़े यूनिक केसेस है, पता है कि अल्कोहल वगैरह क्या करते हैं, ठीक है। अल्कोहल कैसा है बताओ, डायपोल मोमेंट का फोर्स है ना, बताओ। ये रीजन है कि अल्कोहल पानी में क्यों डिसॉल्व कर जाता है, बताओ। क्योंकि तुम एक, जब पानी खुद एच बॉन्डिंग करता है, पानी भी डायपोल है, तो तुम उस डायपोल की भीड़ में हटा के जब खुद बैठोगे तो बताओ मुझे, पानी तुम्हें चारों तरफ जो पानी है वो तुम्हें अपने बीच में तभी बैठने देगा ना, बताओ। ठीक है, जब तुम्हारा एग्जिस्टिंग इंटरेक्शन, ठीक है, पानी के साथ में या तो वैसा ही हो जैसा पहले पानी का खुद का होता था, ठीक है, जैसा पानी का इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वैसा ही तुम्हारा इंटरेक्शन हो, या फिर उससे अच्छा हो, या फिर क्या हो बताओ, उससे अच्छा हो। अगर उससे अच्छा हो या वैसा ही हो, इसी केस में पानी तुम्हें अपने बीच में बैठने देगा। इसलिए वाटर में जो चीजें डिसॉल्व होती हैं गाइस, या तो वो क्या होनी चाहिए बताओ, आयंस, और या फिर वो क्या होनी चाहिए, डायपोल्स। अगर ये नहीं होगा तो पानी इस ब्लू सामान को छोड़ देगा। क्या कर देगा पानी बताओ, इस ब्लू सामान को छोड़ देगा। तो जब ये छोड़ देगा ब्लू सामान को, तो डिपेंडिंग अपॉन इट्स डेंसिटी, या तो ये सामान क्या होगा बताओ, सब लोग अपना हाथ छोड़ते जाएंगे तो सामान ऊपर फ्लोट करेगा, पानी के ऊपर आ जाएगा और तैरता रहेगा, और या फिर ये सामान सिंक कर जाएगा नीचे, सबके सब पानी छोड़ देंगे तो नीचे जाके जमा हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी जो है पानी के अंदर, ठीक है, किसी भी चीज के अंदर इस तरह रहती है कि उसके एग्जिस्टिंग फोर्सेज, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वैसे ही होने चाहिए जैसे ठीक है करंटली उस चीज के हैं। तो देखो मैं नेक्स्ट उस पर जाता हूं। अल्कोहल क्या है बताओ, अल्कोहल पोलर है, और बेंजीन क्या है भाई, नॉन पोलर है, सही है ना। इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, तो भाई इंड्यूस्ड डायपोल तो बहुत ही बड़ा अजीब सा है। देखो क्या कि इसमें क्या है कि मतलब दो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के सामने से निकल रहे थे, कहीं टेम्परेरी किसी ऑकवर्ड एंगल पे इसके जो है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा सा अफेक्ट हो गया, और इसमें टेम्परेरी क्या हो गया बताओ, ऐसा इंडक्शन आ गया, या इसके जो है पॉजिटिव चार्ज से इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अफेक्ट हो गया। तो दो जो है डेड, ठीक है, डेड मॉलिक्यूल्स थे, दोनों के अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, ठीक है। कहीं थोड़ी देर के लिए जो है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसके अंदर कुछ बात आई, ठीक है, और ये जो है मॉलिक्यूल थोड़ी देर के लिए ही इज लाइक हाय, ठीक है, एंड दूसरे मॉलिक्यूल का रिस्पॉन्स देख के जो है, ठीक है, ही इज लाइक, इसको देख के बोल रहा है क्या, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल वापस ठीक हो जाता है, चल छोड़ कोई बात नहीं, लीव इट, बस इतनी सी बात है इनके बीच में। द इंट्रैक्शन इज एक्चुअली वेरी वीक, ठीक है। तो वो थोड़ी देर के लिए जो आता है ये फोर्स, ठीक है, दैट इज एक्चुअली इंड्यूस्ड डायपोल। ये रीजन है, सुनो, कि दिस इज द सिंस जनरली दिस इज द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। और नीचे देखो स्ट्रेंथ का एक हमने ऐसे रफली ऑर्डर लिखा है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वही ऑर्डर है, ठीक है। इसलिए ज्यादातर ऐसी चीजें जिसमें इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स है, वो सब की सब चीजें कैसी है बताओ, गैस N2 F2 Cl2 O2 H2 CO2, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इज वेरी वीक, सो जनरली नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी लिक्विड्स एंड गैसेस। लेकिन सब के सब ऐसे नहीं है, बेंजीन लिक्विड है, CS2 लिक्विड है, I2 सॉलिड है, नेप्थलीन सॉलिड है। जो घर में नेप्थलीन बॉल्स देखी होंगी सबने, क्यों भाई? हाँ सर। तो नेप्थलीन सॉलिड है, बट आज भी देखो हमें पता है इसका डायपोल मोमेंट क्या है बताओ, 0 है। इसका मतलब नेप्थलीन का मॉलिक्यूल अलग करना क्या होगा बताओ, आसान की मुश्किल? आसान होगा। आसान होगा। इसलिए नेप्थलीन इजीली क्या कर लेता है बताओ, दोनों ही बातें हैं, इजीली क्या कर लेता है, गैस बन जाता है। सब्लाइम करता है ना, वो सॉलिड से एक्चुअली गैस में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। उसकी तुम्हें लगातार स्मेल आती रहेगी, उसमें से लेयर्स बाय लेयर्स क्या होगा, धीरे धीरे उड़ता रहेगा सामान। तो अब इसके अंदर मतलब कुछ ना कुछ शायद इसके पीछे कुछ रीजन या ऑर्डर है। हाँ, थोड़ा सा इसका रीजन है, वो रीजन ये है कि
देखो तुम्हें याद रखना है इसको, बेसिकली फॉर दीज फोर्सेस जितना ज्यादा मोलर मास होगा, ग्रेटर इज द मोलर मास, ठीक है, उतना ही ज्यादा ग्रेटर स्ट्रॉन्गर विल बी द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। उसका रीजन ये है कि ज्यादा मोलर मास होने पे क्या होता है कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है गाइस, उसके अंदर के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या है बताओ, बढ़ते हैं ना। तो दूसरे एटम्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के न्यूट्रॉन्स बढ़ते हैं। तो वो जो सडन इंटरेक्शन होता है इसके न्यूक्लियस का इसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू जो बहुत ही कम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वाले सब्सटेंसेस हैं उनके बजाय, ठीक है। ट्रीटेड लाइक अ फजान्स रूल। सुनो, फजान्स रूल में याद है तुम्हें क्या होता था, कैसे एक जो है दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करता था, ठीक है, पोलराइज करता था। तो विद इंक्रीजिंग मोलर मास, size of molecules increases, surface area molecules increases, number of electrons and protons increases, ठीक है, polarizability of molecules increases, ठीक है। तो इन सब से क्या है कि एक्सटेंट ऑफ फोर्स इंक्रीज कर जाता है। इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है, सुनो, कि जब तुम्हें कभी इंटरमीडिएट फोर्सेस कंपेयर करने हैं तो नेवर डू दैट डायरेक्टली बाय ऑब्जर्विंग दिस। सिर्फ इसको देख के आंसर मत कर देना, इसको देख के, ये जनरल ऑर्डर है, ठीक है। इसके अंदर बहुत बड़ा रोल कौन प्ले करता है भाई, मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, मोलर मास। तो इट इज नॉट दैट कि एच बॉन्डिंग इन एनी केस विल बी स्ट्रॉन्गर देन डिस्पर्जन फोर्स एवरीवेयर, क्योंकि H2O में याद रखना H बॉन्डिंग है, लेकिन H2 का फिजिकल स्टेट क्या है भाई, लिक्विड। और I2 में डिस्पर्जन फोर्स है, उसका फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। क्योंकि मोलर मास में जमीन आसमान का फर्क है ना। इसका मोलर मास कितना है, 127 इंटू 254 के आसपास। इसका कितना है भाई, 18 के आसपास। इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते तुम, ठीक है। तो CO2 कम मोलर मास, CS2 ज्यादा मोलर मास, और I2 और ज्यादा मोलर मास। मोलर मास इंक्रीज कर रहा है, फोर्स इंक्रीज कर रहा है, तीनों डायवोल्यूमेंट जीरो है, लेकिन गैस, लिक्विड, सॉलिड। बस वही यहां पे लिखवाया गया था, शायद तुम्हें लिख के समझ में आया हो। कंपैरिजन ऑफ दीज फोर्सेस इज ओनली वैलिड फॉर कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मोलर मास। तो ये तो कुछ नहीं है। चलो H, सुनो, H बॉन्डिंग में भी देखो, H बॉन्डिंग जो है इसके ऊपर बहुत सवाल बनते हैं भाई। सुनो गाइज, तो H बॉन्डिंग के लिए क्या है कि तुम्हें एक बात पहले अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली एक्सट्रीम केस ऑफ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये एक्चुअली एक्सट्रीम केस ऑफ डायपोल इंटरेक्शन है। इसको ऐसे समझो, डायपोल इंटरेक्शन है। हम लोग इसको उसी में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारा शायद पढ़ने का तरीका थोड़ा गड़बड़ हो गया है। H बॉन्डिंग टर्म जो है ना, ये ऊपर के वंडरवॉल फोर्सेस प्रॉपर्ली डिस्कवर किए उससे पहले डिस्कवर कर लिया था। इट्स लाइक तुमने H बॉन्डिंग इतनी ज्यादा बार यूज कर लिया था कि क्या है कि तब तक, जब तक सब कुछ सिस्टमैटिकली अरेंज हुआ, तब तक इट वाज टू लेट टू रिमूव दिस। तो H बॉन्डिंग में मुझे बताओ, हम डायपोल इंटरेक्शन को कैसे इंप्रूव करें, टेल मी दिस। एक AB मॉलिक्यूल है, वो दूसरे AB मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ठीक है, दूसरे AB के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये इंटरेक्शन अच्छा कब होगा बताओ, जब डेल्टा क्या होगा, ज्यादा होगा। और डेल्टा ज्यादा कब होता है बताओ, बोलो। डेल्टा EN ज्यादा होगा। डेल्टा EN EN ज्यादा होगा तो डेल्टा ज्यादा होगा। तो एक काम करते हैं, ठीक है, हम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन से लेना शुरू करते हैं, ठीक है। रास्ते में कार्बन, सल्फर वगैरह आते आते हाइड्रोजन, इसके नीचे आते आते लास्ट में आते आते सीजियम, ठीक है। ये हमारा सपोज इसका टेबल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो मुझे बताओ ए को मैं कहाँ रखूं, ऊपर या नीचे? मैं अगर ए भी यहाँ मॉलिक्यूल बनाना चाहता हूं, ए क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ए को नीचे रखते हैं और बी को ऊपर रखते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ाने के लिए मैं बी को जितना ऊपर करूंगा, बताओ उतना क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जाएगा। यस सर।
और ए को मैं जितना नीचे करूंगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, तो बताओ डेल्टा बढ़ता जाएगा। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम कि नीचे करते करते गाइस एक ऐसा पॉइंट आएगा जब तुम क्या है बताओ, हाइड्रोजन के सामने जब आ गए और अगर तुम इससे नीचे गए गाइस तो क्या हो जाएगा बताओ। तो डिफरेंस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कि मूविंग फर्दर डाउन इनके बीच का जो बॉन्ड है ये पोलर होते होते क्या होगा बताओ, रिप अपार्ट हो जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट टू आयनिक। 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 इसका मतलब अगर तुम कोवेलेंट बॉन्ड की बाउंड्री में रहना चाहते हो और सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज करना चाहते हो तो उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। यू कांट से सर मैं सीजियम और फ्लोरीन लूंगा, तो उसमें फिर एच बॉन्डिंग थोड़ी होगी यार, उसमें तो फिर आयनिक बॉन्ड बनेगा ना, इलेक्ट्रॉन ही उसका फट के बाहर आ गया है। ठीक है, तो ए जो है नीचे आ गया, बी जो है वो ऊपर चला गया। अब ऊपर जाते जाते भी क्या करो, सुनो, ऊपर में तो कोई लिमिट की ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, तो इसको जो है एक्सट्रीम पे रखो, बी को यहां, यहां और यहां। ये 3 तक हम क्या पढ़ते हैं बताओ गाइस, हम ये 3 तक क्या पढ़ते हैं, हम इसको बोलते हैं, ये वाला डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या होगा, इसको हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, एच बॉन्डिंग में। दैट मीन्स, एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हाइड्रोजन होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, सुनो, ड्यूटेरियम में भी एच बॉन्डिंग होती है बाय द वे, सुनो ध्यान रखना, एच डी या टी तीनों में एच बॉन्डिंग बोली जाएगी, एक तो चीज। और दूसरा ये एच डायरेक्टली किससे अटैच होना चाहिए बताओ, एफ से, ओ से या एन से। डायरेक्टली एफ ओ एन से अटैच होना चाहिए। ये समझ में आया क्या, तो ही उस एच बॉन्डिंग के कैटेगरी में डाला जाएगा, एक बात। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। सॉरी, एफ ओ या एन से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, और साथ में जो एच बॉन्डिंग होती है, सुनो, उसके अंदर ये एच जो है किसी एफ ओ से या एन से अटैच्ड है, ठीक है, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल में किसी एफ ओ या एन का जो लोन पेयर होता है उसी को देख के खुश होता है, उसी को देख के खुश होता है। ठीक है, तो मतलब ये कि इसमें 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या, एच डायरेक्टली अटैच्ड, जिसमें लिखी हुई है एक्चुअली, देखो भाई क्या है, एक्सट्रीम केस ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन मोर स्ट्रॉन्गर देन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट ई शुड बी एलिमेंट ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एफ ओ एन, सीएल हम लोग नहीं लेते हैं बट एक आध मॉलिक्यूल के केस में सीएल को भी लिया गया है, फॉर हाई वैल्यू ऑफ डेल्टा प्लस ऑन हाइड्रोजन। एंड दूसरा क्या बताओ, जिस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये एक्चुअली इंटरेक्शन कर रहा है उसके पास में कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, एंड जनरली वो मॉलिक्यूल भी एफओएन ही रहते हैं। ठीक है, ये दो जो पॉइंट्स हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव ऑफ एच एंड लोन पेयर ऑफ ई डैश इज एच बॉन्ड।
Without lone pair on E dash, there will not be any H bond, but only weak dipole-dipole interaction. ठीक है, ये लोन पेयर नहीं हुआ तो कोई इंटरेक्शन नहीं होगा. तो अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इज अ वीक फोर्स. बाय द वे सुनो, यहाँ पे जो मैं वीक फोर्स बोल रहा हूँ तो मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड से. तो डेफिनेटली ये फोर्स वीक है, लेकिन बाकी इंटरेक्शन से ये फोर्स काफी स्ट्रांग है. तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 5 से 35 किलो जूल्स पर मोल के आसपास होती है. कोवलेंट बॉन्ड की 200 से 400 के आसपास होती है. ठीक है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड लेस देन 25 होगा, मीडियम हाइड्रोजन बॉन्ड 25 से 35 होगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड 35 या उससे ज्यादा होगा. ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन फिर बॉन्ड. आपने Cl को काटा क्या था? Cl का An तो N से ज्यादा होता है ना? हाँ सही बात है. देखो हम लोग जो एच बॉन्डिंग पढ़ते हैं, सुनो, उसके अंदर क्या है कि मतलब मैं ये बोलूंगा कि एक तो क्या, पहली बात हम जो प्योर सब्सटेंसेस लेते हैं शिवेन, उन जो है प्योर सब्सटेंसेस में, ठीक है, तुम्हारे पास में ई और ई डैश अगर सेम हो गए तो ई को अगर सीएल बनना पड़ा, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो पुश जो उसका पुल है वो सारा गायब हो जाएगा. तो डेल्टा प्लस हाइड्रोजन के ऊपर से चला जाएगा. मतलब हमारा एम पहले डेल्टा लेके आना है, ठीक है, उसके बाद में लोन पेयर अवेलेबिलिटी को इंप्रूव करना है. ये बात जो है ये तुम्हें नीचे के एग्जांपल से एविडेंट होगी. जब हमने ये केस डिस्कस किया है तो हमने क्या बोला है, जब तुम कंपैरिजन कर रहे हो एच बॉन्ड के स्ट्रेंथ का, शिवेन देख रहे हो ये, जी सर. तो इस केस में क्या है कि भाई कि पहले हम किसको डोमिनेंस दे रहे हैं, बताओ कि एलिमेंट खींच कितना रहा है इस एच पे, इस पे डेल्टा कितना है, पहले ये चीज मैटर कर रही है. तो डेल्टा 1 प्लस जो है ये एक्चुअली ज्यादा क्या है बताओ, एच बॉन्डिंग करेंगे, अच्छी एच बॉन्डिंग करेंगे एज कंपेयर टू डेल्टा 2 प्लस. अब जब डेल्टा 1 प्लस सेम है दो कंपाउंड्स में शिवेन, दोनों में OH और OH है, तो अब इन दोनों में से किस में बताओ एच बॉन्डिंग अच्छी होगी? जिसमें उसे लोन पेयर ज्यादा इजीली अवेलेबल होगा उसमें एच बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी. समझ रहे हो? तो ऑर्डर क्या जी हो सर. जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा बॉम्बे इज मोर देन, मतलब पहले तो क्या हो जाएगा बताओ, B एंड A इज मोर देन C एंड D. ठीक है, बिकॉज ऑफ डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 2 प्लस. उसके बाद में तुम लेके आओगे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, तो उसमें फिर आएगा B इज मोर देन A बिकॉज इसका लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है, और D इज मोर देन C बिकॉज इसका लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है. ठीक है क्या? जी सर. तो इसमें एक एच बॉन्ड जो है बहुत ही अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड है, और वो भी देखो सरप्राइजिंगली किस किस के बीच में है पता है? वो है कि जब तुम HF को, अगर तुम HF को F के इतने हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अगर मैं HF को एक F माइनस के साथ छोड़ दूं, ठीक है, तो बताओ क्या होगा? F माइनस पे 4 लोन पेयर है, उसमें से एक लोन पेयर ऐसा कर लेगा, बताओ सही बात है ना? तो F और H और डॉट 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 और F ऐसा हो जाएगा, बोलो सही है? तो हमने क्या एक्सपेक्ट किया था बताओ, ये कुछ ऐसा एग्जिस्ट करेगा? नाउ द स्ट्रेंथ इज सो ह्यूज कि ये तीनों एटम्स जो है ना ये साथ में मूव करते हैं, ऑल थ्री, ठीक है, कंबाइन फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सरप्राइजिंगली जब इसका बॉन्ड लेंथ मेजर किया गया तो इट वाज फाउंड कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये x और ये y होगा और x छोटा होगा y से, बट इट वाज फाउंड कि बॉन्ड लेंथ z है, ना x है ना y है. ठीक है, बॉन्ड लेंथ कुछ तीसरा ही बॉन्ड लेंथ है जो सिंगल बॉन्ड से लंबा है और H बॉन्ड से छोटा है. मतलब ये तीनों FHF जो है ये बॉन्ड सेम लेंथ के हो गए हैं. ये हाइड्रोजन भूल गया है कि ये किस F के साथ में H बॉन्डेड है और किस F के साथ में ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है. व्हाट शुड आई से, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड इज दिस? दिस इज A center 2 electron. 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 4 electron, sorry, 4 electron. Yes. हाँ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के, सब इसके अंदर घुस गया है इधर से उधर करते करते. अभी किस टाइप की बॉन्डिंग है उसको छोड़ो, वो जब क्या हो गया उससे मतलब नहीं है हमें. नॉन क्लासिकल क्या कर दिया इसने पता नहीं है, बट जो भी है दिस इज एक्चुअली
दिस इज अ वेरी फेमस एच बॉन्डिंग, KHF2 इसका नाम है कंपाउंड में। KHF2 में एक्चुअली KHF2 कैसे बना है गाइस? KHF2 इज फॉर्म्ड, ठीक है, बाय कंबाइनिंग, क्या बताओ, KF विद क्या, HF। KF HF को मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है, KHF2, जिसके अंदर इसका F माइनस HF में घुस जाता है। ठीक है, तो वही वो ऊपर के फैक्टर्स हैं कि H बॉन्डिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, E की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए और E डैश की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। ठीक है, और पहला पॉइंट डोमिनेट करता है एक्चुअली। तो इसके ऊपर ये सवाल है, आई गेस तुम्हें इसमें समझ में आया होगा। फिजिकल स्टेट वगैरह इसके कारण ये जो है अफेक्ट होता है फिजिकल स्टेट वगैरह से, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। एच बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ तीनों में अलग अलग रहेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैसियस। HF being the only gas where H bonding is strong enough in gaseous phase and majority of molecules are present in H bonded tetrameric form. ठीक है, HF में H bonding बहुत strong होती है। इंट्रामॉलिक्यूलर H bonding होती है, इंटरमॉलिक्यूलर H bonding होती है गाइस। इंट्रामॉलिक्यूलर H bonding तभी हो सकती है विद इन वन मॉलिक्यूल, जब हमारे पास में, ठीक है, पॉसिबल व्हेन वन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बिसाइड द वन अटैच्ड विद H इज प्रेजेंट इन सेम मॉलिक्यूल। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तुम्हारे एनसीईआरटी का बेस्ट एग्जांपल है। ये एग्जांपल सुनते ही तुम्हारे दिमाग की घंटियां खुल जानी चाहिए। इसमें एक परफेक्ट 6 मेंबर्ड रिंग है गाइस, ये एकदम राइट डिस्टेंस पे है, ठीक है, तुम्हारे लिए कि ये OH इस O से जो है वो बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग क्या है? अब तुम ऑर्थो से हटा के नाइट्रो को अगर मेटा पे या पैरा पे ले आओगे तो मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है। सॉरी, इंटरमॉलिक्यूलर नॉट पॉसिबल है, तो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है। मैं शायद इंटर कुछ मतलब यूज कर रहा हूं कैसे भी, बट समझ गए ना, विद इन द मॉलिक्यूल इंट्रा, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इंटर। तो क्या है कि भाई वैसे ही एग्जाम्पल है भाई, ये एग्जाम्पल बड़ा यूनिक है। इसका नाम है क्लोरल हाइड्रेट। ये वन ऑफ द रेयर एग्जाम्पल्स हैं गाइस जिसके अंदर क्या है, क्लोरीन के साथ में उसने क्या कर लिया है बताओ, H बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, दिस इज द, अच्छा, ये वन ऑफ द ओनली दोज एग्जाम्पल्स भी है, बहुत कम एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसके अंदर एक ही कार्बन पे, सुनो, 2 OH ग्रुप्स है। मतलब कैसा बताओ, ये क्या चीज है, ये जेम डायोल है गाइस, ये जेम डायोल है। और फिर भी ये क्या है बताओ, स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? बिकॉज इन दोनों को आपस में स्ट्राइक करने से ये पीछे के जो धागे हैं H बॉन्ड के, इन्होंने इसे कस के बांध रखा है, इन्होंने रोक रखा है इन दोनों हाइड्रोजन्स को। ठीक है, तो CCl3CHOH होल ट्वाइस, इसका नाम है क्लोरल हाइड्रेट। CCl3CHOH होल ट्वाइस, CCl3CHOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो अब शायद मुझे इतना, अभी तो खैर तुमने सब कुछ नोट कर लिया है, शायद इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चों तुम लोगों को कि इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग जब होगी, ठीक है, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स को पकड़ता है। देखो गाइस, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स को पकड़ता है। तो ऐसी चीजों में अगर तुम चम्मच डालोगे और चम्मच घुमाओगे, ठीक है, तो बताओ क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग की वजह से विस्कोसिटी क्या होगी गाइस, ज्यादा होगी। और ऐसी चीजों में क्या है कि H बॉन्डिंग अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर में है। इसका मतलब ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में अब कौन सा फोर्स बचा? अब वो H बॉन्डिंग नहीं है, वो तो नॉर्मल कोई डायपोल फोर्स है।
तो इसमें जो तुम्हारे चम्मच बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे, वो बताओ कैसे बॉन्ड्स होंगे? कैसे बॉन्ड्स होंगे? वो होंगे नॉर्मल वंडरवॉल फोर्सेस। और ये जो है कैसे फोर्स होंगे बताओ, कैसे बॉन्ड्स होंगे? ये होंगे एच बॉन्डिंग। तो विस्कोसिटी के मामले में कौन ज्यादा होगा दोनों की विस्कोसिटी में? इंटर। बॉइलिंग पॉइंट के मामले में क्या होगा बताओ? इसमें तुम्हें कौन से फोर्स ब्रेक करने हैं? एच बॉन्डिंग ब्रेक करना पड़ेगा इसको बॉयल करने के लिए। इसमें तुम्हें कौन से फोर्स ब्रेक करने हैं? सिंपल डायपोल फोर्सेस। बॉइलिंग पॉइंट में भी ये ज्यादा होगा। हायर बॉइलिंग पॉइंट्स, हायर विस्कोसिटी एक्सेट्रा आर द फीचर्स, ठीक है, ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर, जिसमें दो मॉलिक्यूल्स में चल रहा है। वही नेक्स्ट पेज पे लिखा है, शायद तुम्हें समझ में आया होगा। तो आई गेस ये क्लियर है भाई, इसमें और कोई डाउट होगा नहीं। लास्ट पेज पे तुमने सब कुछ लिखा होगा, सब कुछ तुम्हें क्लियर होगा, ठीक है? यस सर। तो मैं इसको यहाँ पे एंड करता हूँ। हमारे पास बॉन्डिंग में दो चीजें बची है भाई, देखो, एमओटी और रेजोनेंस, ठीक है? तो हम वो दोनों देखेंगे। फिलहाल तुम्हें हमारा नेक्स्ट क्लास कब है भाई? किसी को आइडिया है? बता दो। नेक्स्ट क्लास कब है भाई? सर थर्सडे को है। थर्सडे को। थर्सडे को है, ओके, ठीक है। तो हम थर्सडे की क्लास में रेजोनेंस और एमओटी देखेंगे। पहले रेजोनेंस देखेंगे और उसके बाद में एमओटी देखेंगे। चलो ठीक है भाई, तब तक के लिए सब अपना, तुम वो रिकॉर्ड लेक्चर चालू रखो बस, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। हाँ भाई, तुम्हारे नेक्स्ट वीक शायद तुम्हारे एग्जाम होंगे, ठीक है? तो मैंने तुम्हें इतना ही काम दिया, तुम इस वीकेंड तक खत्म कर पाओ। मैं तुम्हें और कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? चलो, थैंक यू।